हे गाइस, वेलकम बैक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगती है, कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। कई बार लगता है आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक इट, हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला इडियम है च्यू द कड। अब इसको ऐसे समझते हैं, आपने देखा होगा गाय भैंसे जब चारा खाती है ना, तो उसके थोड़ी देर बाद वो बड़े आराम से बैठकर मुंह चलाती रहती है। मुंह चलाने को यानी कि जिसको हम कहते हैं जुगाली करना, तो वो जुगाली करना बड़े आराम से करती है काम, बैठकर बहुत देर तक। तो वही होता है च्यूइंग द कड, है ना। अब यहाँ पर जुगाली करना मीनिंग नहीं है, ये इस इडियम का मीनिंग है च्यूइंग द कड का। जैसे वो गाय भैंसे बैठकर बड़े आराम से एक ही काम को करती रहती है, तो इसका मतलब है बैठकर गहराई से सोचना। च्यूइंग द कड यानी कि थिंक डीपली एंड केयरफुली। ये इसके कुछ सिनोनिम्स है, टू पॉन्डर, मल ओवर, रूमिनेट करना। ठीक है, इनका मीनिंग भी यही है, गहराई से सोचना। एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजर आस्क्ड हिज टीम टू च्यू द कड ऑन द न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द क्लाइंट्स। मैनेजर ने क्या कहा अपनी टीम से? च्यू द कड करने को कहा, यानी कि गहराई से सोच विचार करने को कहा। किस पर? न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर, कि इसको ना पहले से अच्छे से सोच लो, विचार लो। कब? मतलब क्लाइंट के सामने से प्रेजेंट करने से पहले। जो न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करने से पहले अच्छे से देख लो, उस पर विचार विमर्श कर लो, कहीं कोई कमी ना रह जाए ना, गहराई से सोच लो। ठीक है। टर्न समथिंग ओवर इन योर माइंड, यानी कि अपने माइंड में कुछ टर्न ओवर करते रहना, बार बार उसको घुमाते रहना, वही गहराई से सोचना। क्लियर है? स्लीप ऑन इट, स्लीप ऑन इट यानी कि इतना गहराई से सोचना कि उसके ऊपर सो जाना, उसी पर सो जाना गहराई से। स्लीप ऑन इट यानी कि दिमाग में सिर्फ यही रखो। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट यानी कि गहराई से सोचो। अभी से एकदम से बताओ मत कोई चीज़, पहले सोच विचार कर लो, उसके बाद रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करने में टाइम लो, यानी कि सोच लो। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, इस पर गहराई से सोचना है तो अपना थिंकिंग कैप पहन लो। थिंकिंग कैप यानी कि अब तुम्हें थिंकिंग करनी है बहुत देर तक। ठीक है, गहराई से सोचना है। क्लियर है? डेविल्स एडवोकेट, डेविल यानी कि दानव या राक्षस, और उसका वकील, है ना, दानवों का वकील। जो दानव कौन होते हैं? जो गलत काम करते हैं, दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनकी जो वकालत करे, उनका जो पक्ष ले, वो कौन हो गया? डेविल्स एडवोकेट। अब ये इसे हम लिटरल मीनिंग के साथ समझे तो नॉर्मली आप देख सकते हैं, जैसे कि निर्भया कांड हुआ तो उसके जो दोषी थे, अपराधी थे, उनका जो पक्ष ले रहा है वो कौन हो गया? डेविल्स एडवोकेट ही हुआ ना, क्योंकि वो लोग इंसान तो थे नहीं, दानव राक्षस ही थे, और उनका जो वकील हुआ वो कौन हुआ? डेविल्स एडवोकेट हुआ। अब इसके ईडियम वाले मीनिंग में ना बस थोड़ा इतना सा ही अंतर है कि उसे वकील होना ज़रूरी नहीं है। अब कोई भी जो गलत चीज़ का, गलत व्यक्ति का, जो बिल्कुल दोषी है, अपराधी है, एक ना विलन वाला काम कर रहा है ना, विलन की तरह पक्ष ले रहा है, तो वो हो गया डेविल्स एडवोकेट। तो अ पर्सन हु एडवोकेट्स एन अपोजिंग और अनपॉपुलर व्यू। अब एक व्यक्ति किसकी वकालत कर रहा है, किसका पक्ष ले रहा है? जो अपोजिंग है, जिसके सारे लोग खिलाफ हैं, कोई नहीं चाहता कि इसके पक्ष में कोई बोले या इस चीज़ का कोई साथ दे। अनपॉपुलर है, पब्लिक उसके साथ ही नहीं है, ऐसे पॉइंट को पकड़ के उसका पक्ष लेना, उसके बारे में बोलना, वो होता है डेविल्स एडवोकेट। ठीक है, जो विलन वाला काम कर रहा है। विलन तो गलत ही काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जॉन प्लेड डेविल्स एडवोकेट ड्यूरिंग द मीटिंग क्वेश्चनिंग एवरी असम्पशन। अब जॉन क्या कर रहा था? हम विलन वाला काम कर रहा था ना, डेविल्स एडवोकेट यानी कि गलत बात का पक्ष ले रहा था मीटिंग के समय, हर असम्पशन पर क्वेश्चनिंग करके कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चनिंग करे जा रहा था ज़बरदस्ती की, यानी कि विलन वाला रोल वो कर रहा था। वो पक्ष ले ही नहीं रहा था कि हाँ आपकी बात सही है, वो ऐसा मानने को तैयार ही नहीं था, वो बस विलन का रोल कर रहा था। ठीक है, यानी डेविल्स एडवोकेट। वेयर अ ब्लैक हैट, वो जिसने काली टोपी पहनी है वो कौन होते हैं? इसका मतलब वो विलेन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इस इडियम को यहाँ फिट करते हैं। जॉन वोर अ ब्लैक हैट ड्यूरिंग द मीटिंग क्वेश्चनिंग एवरी असम्पशन। जॉन क्या कर रहा था? विलेन की तरह काम कर रहा था, मीटिंग के समय हर असम्पशन पर क्वेश्चनिंग कर रहा था, किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं था, बस कोई फ़ायदा है, नुकसान है, उस बात से उसे मतलब नहीं था, बस उसे विरोध करना था। अब देखिए, रॉक द बोट और स्टर द पॉट,
दोनों का मतलब ये भड़काना, किसी को क्रिएट टेंशन, टेंशन पैदा कर। अभी देखिए रॉक द बोट, अब बोट पर खड़े होकर डांस करने लगे, उसे खूब रॉक करने लगे, हिलाने लगे, तो क्या होगा, खतरा होगा ना, बोट के लिए डूब सकती है, गिर सकती है। स्टर द पॉट, ऐसे ही कोई बर्तन है पानी से भरा हुआ किसी डिश से, उसको बहुत ज़्यादा हिला रहे हो तो क्या होगा, वो खाने पीने की चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, यानी कि भड़काने वाला काम कर रहे हो, है ना। इनसे आप समझ सकते हैं इनके मीनिंग से। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, द पॉलिटिशियंस स्टेटमेंट स्टर द पॉट स्पार्किंग हीटेड डिबेट्स। अब जो पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट था उसने क्या काम करा, भड़काने का काम करा। क्या भड़का दिया, इतना भयंकर था उसका स्टेटमेंट कि उसने ना लोगों को भड़का दिया, और स्पार्किंग हीटेड डिबेट्स, और बहुत ज़्यादा वाद विवाद शुरू हो गया। जैसे कि न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा ही है, किसी का भी एक स्टेटमेंट ऐसा आ जाए तो बस न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, डिबेट्स स्टार्ट कर देते, तो हर जगह उस पर गर्मा गर्म वाद विवाद शुरू हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो गई उस पर, ठीक है। डाउन इन डम्प्स, डम्प्स होते हैं कूड़े का ढेर, और कूड़े का ढेर होता है गंदी जगह, है ना। तो जब आप कूड़े के ढेर यानी गंदी जगह महसूस होना शुरू कर रहे थे, इसका मतलब आप डिप्रेशन में हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक को बहुत ही गंदा माना गया है, कोई अच्छी चीज़ तो होती नहीं है। तो आप मेलंकली मूड में हैं, हताश हैं, निराश हैं दुनिया से, बिल्कुल डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। डाउन इन द डम्प्स यानी कि बिल्कुल कूड़े कचरे में, बिल्कुल लोअर स्टेट में आ गए हैं अपने। तो ये देखिए, आफ्टर लूजिंग हिज बिजनेस एंड होम ही इज़ डाउन इन डम्प्स, अपना बिजनेस और घर खोने के बाद वो क्या है, बिल्कुल हताश है, निराश है, ठीक है। इन अ फंक, फंक भी ना बदबूदार जगह को कहते हैं, बदबू को कहते हैं, या डर को कहते हैं। आप डर में हैं, किसी भय में हैं, या किसी बदबू गंदी जगह है, तो इन अ फंक यानी कि वही कि आप डिप्रेस्ड हैं, निराश हैं। अब इन दोनों का मीनिंग ना थोड़ा सेम आता है, अंडर द वेदर, आउट ऑफ सोर्ट्स यानी कि अनवेल, तबीयत ठीक ना होना, थोड़ा सा ना अच्छा महसूस ना करना। तरीके से ऐसा नहीं है कोई फीवर आ रहा है, तबीयत खराब है, बस हल्का सा अच्छा नहीं लग रहा आज, है ना, अच्छा सा फील नहीं हो रहा, तो बस वही होता है अंडर द वेदर, आउट ऑफ सोर्ट्स, क्लियर है। और कई बार हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ को, तो भी ऐसा फील करने लगते हैं, अंडर द वेदर, तबीयत खराब हो जाती है, हल्का सा लो फील करते हैं ना, लो फील करना, अनवेल होना। हैव द ब्लूज़, दुखी होना। अब हैव द ब्लूज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, ब्लूज़ को जैसे कि हमारे कहीं चोट लग जाए तो नीला नीला निशान पड़ जाता है, वैसे उसे इंग्लिश में ब्रूज बोलते हैं, लेकिन उस नीले को हम कनेक्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए कि नीला नीला पड़ गया तो दुख दे रहा है ना, दुखी हो गया, हैव द ब्लूज़, नील पड़ना, एक तरीके से दुखी होना। लूज वंस मोजो, अब मोजो क्या आता है, मोजो बोलते हैं उसको ताबीज़, ताबीज़ है, कोई डोरी धागा है जिसमें कोई असर है, कोई मैजिक असर है, ऐसा मानते हैं लोग। तो हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक पावर होती है ना, अपने अंदर एक पावर होती है, हम उस पावर को जब धीरे धीरे खोने लगते हैं ना, लोएस्ट मोड में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डीप डाउन, तो वहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे लूज वंस मोजो, यानी कि हमने जो अपना वो असर है ना, अपनी पावर है जो ताबीज़ में होती है, डोरी धागों में, जो लोग मानते हैं उनके लिए कह रही हूँ, उनमें कुछ असर ऐसी जो पावर होती है वो बाद में ख़त्म हो जाती है, तो यानी कि हमारे अंदर की जो वो पावर है वो ख़त्म हो रही है, तो यानी कि हम अपने बिल्कुल लोएस्ट मोड में हैं, लूज वंस मोजो। तो मैंने यहाँ पे जादू असर ऐसे लिख दिया है, आप ऐसे इसे किसी भी तरीके से याद कर लें। गो थ्रू अ रफ पैच, रफ पैच से गुजरना, है ना, एक रफ पैच, ऊबड़ खाबड़ पथरीली जगह से गुजरना यानी दुखदायी समय होना, है ना, वही चीज़ हो गई रफ पैच, ऊबड़ खाबड़, पैर में कंकड़ चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, ऐसे समझ लो इसे, है ना, एक रफ पैच है, वहाँ से आप गुजर रहे हैं तो वो दुखदाई ही होगा। हिट रॉक बॉटम, बॉटम यानी कि जो सतह है, तला है वो बिल्कुल रॉक का है, उसमें ठुक जाना। देखिए मिट्टी पर हम थोड़ा सा गिरते हैं, कहीं मिट्टी होती है तो हमारे इतनी चोट नहीं लगती, लेकिन हम किसी रॉक की बॉटम वाली जगह गिरें, चट्टान की जगह गिरें, जो चट्टान सी हो, तो वहाँ हमारे बहुत चोट लगेगी, बहुत दुखदाई होगा, है ना। हिट रॉक बॉटम यानी बिल्कुल चट्टान से टकराने जैसा है, ये बड़ा दुखदाई है। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो सब मीनिंग वही दे रहे हैं कि डीप डाउन, मतलब बहुत ज़्यादा लोएस्ट मोड की बात कर रहे हैं हमारे, हताश, निराश। चलिए दुख भरी बातें तो बहुत हुई, अब थोड़ा सा डांस करते हैं, डांस अटेंडेंस। तो जो लोग किसी की अटेंडेंस पर, किसी की उपस्थिति पर, यानी किसी के सामने डांस करके दिखाते हैं, यानी कि उनको लुभा रहे हैं, है ना, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि चापलूसी करना, किसी को लुभाने की कोशिश करना। टू वेट अटेंटिवली एंड ऑब्सिक्वसली, ऑब्सिक्वसली का मतलब यही होता है लुभाना, चापलूसी करना, ठीक है। द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स danced attendance on the
potential client offering them champagne and canapes। जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने जो पोटेंशियल क्लाइंट है ना उनके, जिनसे उन्हें ज़्यादा उम्मीदें हैं, उनके सामने क्या किया, चापलूसी की है ना, उनको बड़ा अटेंटिवली उनका वेट कर रहे हैं, बहुत उनकी आओ भगत कर रहे हैं। तो एक तरीके से उनकी चापलूसी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ऑफरिंग दैम शैम्पेन एंड कैनपीज, बार बार उन्हें शैम्पेन ऑफर कर रहे हैं। कैनपीज खाने के स्नैक्स होते हैं, उन्हें बार बार ये ऑफर कर रहे हैं कि सर ये लीजिए, सर ये लीजिए। तो क्या कर रहे हैं, वो उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से ना मक्खन लगा रहे हैं ना, जो यहाँ पर मीनिंग आता है बटर समवन अप, यानी मक्खन लगाना। करे फेवर, इसका भी मतलब वही है, मीठी मीठी बात करके। फोन ओवर, फोन ओवर का मतलब भी यही होता है, किसी को खुश करने के लिए उसकी चापलूसी करना, ठीक है। काउटो, काउटो का मतलब भी यही है, मक्खन लगाना, सेम। अब जो ये सब करता है यानी चापलूस व्यक्ति, उसको कहते हैं टोडी, ठीक है, टोडी। अब इस करे फेवर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लग्जरी ट्रिप्स हैव बीन ऑफर्ड टू ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू करे फेवर। ये ऑफिशियल्स को ना लग्जरी ट्रिप्स ऑफर की गई, यानी बहुत शानदार ट्रिप्स उनके लिए बनाई गई ताकि वो लोग खुश हो जाए। किस लिए, ये सिर्फ किस लिए हो रहा था, सिर्फ मक्खन लगाने के लिए हो रहा था, है ना। उनको उनकी चापलूसी की जा रही थी। क्लियर है। एलिफेंट इन द रूम, अगर एक रूम में एलिफेंट हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, यही होगी ना लोगों के लिए, भाई ये एलिफेंट है, इसको कैसे निकाला जाए, है ना। और सारी बातें बाद में, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या होगी, वो एलिफेंट जो रूम में है। अ मेजर प्रॉब्लम और कंट्रोवर्शियल इशू बट इज अवॉइडेड टू डिस्कस, कोई भी इसमें डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ऐसे समझो कि अगर कोई डिस्कस करेगा ना तो उससे ही हाथी को पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो अवॉइड कर रहे हैं कि यार कहीं हमें ही हाथी से भिड़ने को ना बोल दिया जाए, तो वो इग्नोर मार रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, डिस्कस करने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो एलिफेंट इन द रूम ऐसी बड़ी समस्या है कि उस पर डिस्कस करेंगे तो उन्हें लग रहा है कि खुद ही उन्हें उसके आगे ना आना पड़े, खुद ही उसका बलि का बकरा ना बन जाए, वो वाली। इस तरीके से ना आप इसे याद रख सकते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम, कोई कंट्रोवर्शियल इशू है तो बहुत बड़ी, लेकिन लोग ना उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, उसको फिगर आउट नहीं कर रहे। द एलिफेंट इन द रूम वॉज द कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस विच नो वन डेयर टू डिस्कस। देखिए, एलिफेंट इन द रूम यानी कि सबसे बड़ी समस्या क्या थी, वो थी कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस, जिस पर किसी ने डिस्कस करने की हिम्मत ही नहीं की, यानी कि सबने अवॉइड किया उसको डिस्कस करने का। तभी तो वो एलिफेंट इन द रूम हुआ, ठीक है। कोई अगर उस पर डिस्कशन हो जाता फिर तो वो एलिफेंट इन द रूम रहता ही नहीं। बरी योर हेड इन द सैंड, अपने जो सिर को है कहाँ, रेत में घुसा रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, मुंह ढकने की, मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कर्टिंग द इशू, स्कर्टिंग, स्कर्ट होते ना गोल घेरा, एक पहनने की ड्रेस भी होती है स्कर्ट। तो जो इशू है, मुद्दा है ना, उसको ढक रहे हैं, स्कर्ट पहना रहे हैं, उसको हर तरफ से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वही इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि आंखें मूंद ली, टर्न अ ब्लाइंड आई, ऐसे कर दिया जैसे कि देखा ही नहीं है, अनदेखा कर दिया, अंधे हैं जैसे कि, ऐसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया, ऐसे कर दिया उस मुद्दे से। स्वीपिंग समथिंग अंडर द रग, यानी कि कालीन के अंदर कुछ छुपा दिया, अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ भी मीनिंग अवॉइड का ही है, उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम सेंटेंस में देख लेते हैं। ही ट्राइड टू स्वीप हिज पास्ट मिस्टेक्स अंडर द रग, उसने अपनी जो पिछली गलतियाँ थीं उसे छुपाने का प्रयास किया, है ना, छुपाने का प्रयास किया, अवॉइड करने की कोशिश की। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट होता है तिरस्कार, और फैमिलियरिटी यानी ज़रूरत से ज़्यादा जान पहचान, एक दूसरे को जान लेना ना, फिर क्या होता है कि कद्र करना छोड़ देते हैं उस व्यक्ति की या उस चीज़ की। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को जान लेते हैं तो ज़्यादा जान पहचान ना तिरस्कार को जन्म देती है। कंटेम्प्ट यानी कि अपमान, तिरस्कार, उसकी बेइज्जती होना। तो नोइंग समवन और समथिंग टू वेल कैन लीड टू अ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, किसी चीज़ को ज़्यादा जान लेना, ज़्यादा समझ लेना क्या होता है, उसके रिस्पेक्ट को कम करना शुरू कर देता है, किसी की कदर या इज्जत कम कर देना, ज़्यादा जान पहचान से यही होता है ना। द एम्प्लॉयज़ फैमिलियरिटी विद द CEO लेड टू देम डिसरिगार्डिंग कंपनी पॉलिसीज़। अब एम्प्लॉयज़ की, कर्मचारियों की जो जान पहचान है CEO से, उसका अंजाम क्या हुआ है कि वो कंपनी की जो पॉलिसीज़ है उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उनको मान ही नहीं रहे हैं कंपनी की पॉलिसीज़ का। उन्हें लग रहा है कि अब तो CEO से जान पहचान है ही ना, अच्छी हो गई जान पहचान, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक दूसरे के बारे में जान लिया, तो उसको तो अपना दोस्त समझ रहे हैं। अब कंपनी की पॉलिसीज़ का मजाक उड़ा रखा है ना, अब वो जो प्रोफेशनलिज्म होता है ना एक, वो ख़त्म हो जाता है फिर।
नो मैन इज़ अ हीरो टू हिज वैले। देखिए वैले कहते हैं सेवक को, जो उसकी सेवा करने वाला है। तो हीरो जो होता है, हीरो जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, तो जो उनके सेवक होते हैं वो उनके लिए, अपने सेवक के लिए हीरो नहीं होते हैं, है ना। नो मैन इज़ अ हीरो टू हिज वैले, क्योंकि सेवक को पता होता है उनकी हर कमज़ोरी, हर चीज़ के बारे में पता होता है, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका असली रूप क्या है, तो वो उनके लिए हीरो नहीं होता है ना। फॉलिंग फाउल, देखिए फाउल क्या होता है, जैसे कोई मैच खेल रहे हैं, आपने कुछ गलत कर दिया, वहाँ पर नियमों के विरुद्ध कर दिया, तो आप पर फाउल लगता है, ठीक है। तो बस यही है फॉलिंग फाउल, टू ब्रेक रूल और लॉ, यानी कि कानून को, किसी नियम को तोड़ना, उसका उल्लंघन करना ही फॉलिंग फाउल होता है। और इसका दूसरा मीनिंग ये भी आ जाता है किसी झगड़े में पड़ना, टू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट, ज़बरदस्ती के किसी बहस में, झगड़े में उलझना, वो होता है फॉलिंग फाउल। एग्जाम्पल लेते हैं, द एथलीट फेल फाउल ऑफ डोपिंग रेगुलेशंस एंड फेस्ड सस्पेंशन। जो एथलीट था उसने डोपिंग रेगुलेशंस के नियमों का उल्लंघन कर दिया, और क्या हुआ, फिर उसे सस्पेंशन का सामना करना पड़ा, है ना, वो सस्पेंड कर दिया गया। लॉक हॉर्न्स, जो अपने ज़बरदस्ती सींग अड़ाए किसी में, तो यानी कि ज़बरदस्ती झगड़े में पड़ना, है ना, सींग अड़ा रहा है सामने के, झगड़े में पड़ रहा है ज़बरदस्ती का। ओवर स्टेप द मार्क, कोई मार्क है, यानी कि ऐसे समझिए लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस कर लिया, यानी कि वही नियमों का उल्लंघन करना, है ना, यही है फॉलिंग फाउल। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल में ज़रा इसे यूज़ करके देख लीजिए। द एथलीट ओवर स्टेप्ड द मार्क ऑफ डोपिंग रेगुलेशंस एंड फेस्ड सस्पेंशन, ठीक है। अब नीचे देखिए, मेक अ फॉक्स पास, ये एक ना फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फॉल्स स्टेप। इंग्लिश का ये वर्ड नहीं, फ्रेंच का वर्ड है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी ये नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है फो पा, ठीक है, फोपा। तो मेक अ फोपा यानी कि एक गलत कदम उठा लेना जिसके बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। वही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर क्या होगा, शर्मिंदगी होगी ना, मेक अ फोपा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।